हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ का 5th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 34 टॉपिक हम प्रीवियस 4 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे पेरियार रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में। देन हम जानेंगे वोल्ट 1069B क्या है। इसके अलावा एक स्कीम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। विलेज डिफेंस गार्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे गरिमा गृह के बारे में। और एक फंड स्पेशल सिचुएशन फंड्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका पेरियार रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो पेरियार रिवर वाटर बॉडी है, पूरे देश के अंतर्गत जो 6 रिवर वाटर बॉडी हैं जो कि कवर किए जाते हैं अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत, तो उसमें से ये एक है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि पेरियार रिवर को इसकी एंडेमिज्म यानी कि स्थानिकता और इसकी रिच बायोडाइवर्सिटी के कारण इसको इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिलेक्ट किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है जो कि इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो पेरियार रिवर वाटर बॉडी है उन 6 रिवर में से एक है जो कि कवर किए जाते हैं अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो पेरियार रिवर की इसकी एंडेमिज्म और इसकी रिच बायोडाइवर्सिटी के कारण इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिलेक्ट किया गया है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, तो ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम नहीं बल्कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि इंप्लीमेंट की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो इसलिए इसका जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 और 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है एक प्रोग्राम जो कि कंजर्व करेगा 244 किलोमीटर की पेरियार रिवर को, जो कि केरला में स्थित है। और इसके लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वह है पेरियार रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ये पेरियार जो रिवर वाटर बॉडी है उन 6 रिवर में से एक है पूरे देश में जो कि कवर किए जाते हैं अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत। अगर हम अदर रिवर की बात करें तो अदर रिवर में बराक, महानदी, नर्मदा, गोदावरी एंड कावेरी रिवर इसके अंतर्गत शामिल हैं। अगर हम बात करें करंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का, तो इसका जो नाम है पेरियार रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जो कि एक इंटीग्रेटेड मिशन है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो कि एसोसिएटेड काम करेगा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पेरियार टाइगर रिजर्व और पेरियार फाउंडेशन के साथ में मिलकर। इसके अलावा जो पेरियार रिवर है इसको सिलेक्ट किया गया है इसकी स्थानिकता यानी कि एंडेमिज्म और इसकी रिच बायोडाइवर्सिटी के कारण इसको इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिलेक्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है कि वह इंश्योर करेगी यहाँ की जो इकोलॉजी है उसको रिस्टोर किया जा सके, साथ ही साथ यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व इसके अंतर्गत किया जा सके। इसमें कुछ स्टेप्स इसके अंतर्गत अपनाई जाएंगी, जैसे कि जो पेरियार रिवर है उससे संबंधित साइंटिफिक डेटा को इसमें क्रिएट किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो रिवर की जो नीड है उसके जो ड्राइवर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा इसका जो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है उसको पहचान कर उसको आइडेंटिफाई कर उसको मिटिगेट करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पेरियार रिवर के बारे में, तो जो पेरियार रिवर है एक लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, जिसकी लेंथ है 244 किलोमीटर और ये एक लार्जेस्ट डिस्चार्ज कैपेसिटी रखती है केरला के अंतर्गत। इसके अंतर्गत ये ऑरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट के शिवगिरी हिल से और इसका जो वाटर डिस्चार्ज होता है वह अरेबियन सी के अंतर्गत होता है। इस रिवर पर आपको इडुक्की रिजर्वायर देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ पेरियार टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है और एक जो मुल्ला पेरियार डैम है वह भी यहाँ पर है और एक सुरलियार एक हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है वह भी पेरियार रिवर पर ही स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के बारे में, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। और ये जो रिवर जो बेसिन है, जो गंगा बेसिन है, उसकी जो रिवर बेसिन से अगर छोड़कर अगर हम बात करें तो और रिवर के जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है और ये स्टेट को फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है और इसके रिगार्डिंग जो कॉस्ट होती है वे शेयर की जाती है। इसलिए जो ये जो स्कीम है वह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है।
तो ये हमने बात की जो पेरियार रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है कि वोल्फ 1069b अभी न्यूज में रहा, ये क्या है? तो इसके रिगार्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट में आपसे कहा गया है ब्लैक होल, सेकंड में सुपरनोवा, थर्ड में एक्सोप्लैनेट या न्यूट्रॉन स्टार। तो चलिए जान लेते हैं कि वोल्फ 1069b क्या है। वोल्फ 1069b है वह एक एक्सोप्लैनेट है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो एस्ट्रोनॉमर ने रिसेंटली डिस्कवर किया है वोल्फ 1069b को, जो कि अर्थ के समान मास रखता है, एक तरीके का एक्सोप्लैनेट है जो कि पोटेंशियल हैबिटेट हो सकता है। अगर हम बात करें वोल्फ 1069b की, तो ये एक तरीके का एक्सोप्लैनेट है जो कि लगभग अर्थ के मास से लगभग 26 है। साथ ही साथ इसका जो साइज है 1.08, जो अर्थ का साइज है उससे 1.08 गुना है। इसके अलावा एक्सोप्लैनेट वे होते हैं जैसे कि हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उसी तरीके से अदर कोई ग्रह है जिसके चारों ओर कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो उसको जिसके अंतर्गत हैबिटेट हो सकता है, यानी कि वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है, तो उस तरीके के प्लेनेट को जो अदर स्टार का होगा उसको इसमें हेक्सोप्लैनेट कहा जाता है। यानी कि एक्सोप्लैनेट कोई भी ऐसा प्लेनेट हो सकता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से दूर हो। इसके अलावा ये जो पोटेंशियली हैबिटेट हो सकता है जो एक्सोप्लैनेट, जो कि 31 लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम द अर्थ। इसके अलावा एक टर्म इससे संबंधित और होती है एक गोल्डी लॉक जोन, जो कि एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि जैसे अर्थ जो है वह इस जो हमारा सूर्य है उसके गोल्डी लॉक जोन में स्थित है, यानी कि वह उससे इस तरीके की दूरी पर स्थित है कि जहां पर उसका जो वाटर है ना तो पूरी तरीके से आइस की स्थिति में जाता है और ना ही वह पूरी तरीके से वाष्प फॉर्म में बन पाता है, तो वहां पर एक हैबिटेबल जोन वहां पर क्रिएट हो जाता है। यानी कि वह जो सूर्य से जो जितनी दूरी पर है, तो वहां पर ना तो ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है और ना ही ज़्यादा हॉट टेम्परेचर है, तो एक तरीके से जो हमारी अर्थ है वह जो हमारा सूर्य है उसके गोल्डी लॉक जोन्स में आता है। तो इस तरीके से ये टर्म भी यूपीएससी इस क्वेश्चन को एक बार पूछ चुका है। इसके अलावा हम बात करें वोल्फ 1069b के बारे में, तो इसकी जो सरफेस है कूल है, लेकिन ये एक तरीके से इसी कारण से ये ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। इसकी जो ऑर्बिट है रेड डॉर्फ स्टार के ये ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, और जो वोल्फ 1069b है वह एक तरीके से जो स्टार का जो हैबिटेबल जोन होता है, यानी कि जो हमने बात की गोल्डी लॉक जोन, तो उसके अंतर्गत ये स्थित है। और ये लगभग रिसीव कर रहा है अप्रॉक्सीमेट जो 65% ऑफ जो सोलर रेडिएशन होती है। जैसे कि हमारी जो अर्थ है उसका अगर हम हीट बजट देखें तो उसमें भी 65% के आसपास ही अर्थ जो सोलर रेडिएशन होती है, जिसको आपकी इंसोलेशन कहा जाता है, वह उसको रिसीव करती है। इसके अलावा जो वोल्फ 1069 जो बी है एक टाइडली लॉक्ड है अपने पेरेंट स्टार से, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें जो डे लाइट है, मतलब कुछ हिस्सों पर आपकी हमेशा दिन बना रहता है और दूसरे हिस्से पे हमेशा नाइट इसके अंतर्गत बना रहता है। तो ये एक तरीके से लॉक्ड है अपने पेरेंट स्टार से। साथ ही साथ ये ऑर्बिट करता है अपने स्टार, जो कि विथ इन द जो 15.6 डेज में उसको कंप्लीट कर लेता है, उसका जो अराउंड जो चक्कर लगाना, जो कि 1/15 ऑफ द सेपरेशन है बिटवीन द अर्थ एंड सन के। यानी कि इनके बीच में जो सन और जो अर्थ के बीच में दूरी है, और इस जो स्टार है वोल्फ 1069b और इसका जो पेरेंट स्टार है, इनके बीच में जो दूरी है बस सन और जो स्टार इसके सूर्य के बीच में, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी 1/15 टाइम है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वोल्फ 1069b के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, प्रोवाइडिंग द लोन्स, जो कि 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराएगा नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म और स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस को। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसके अंतर्गत कोई भी सिटीजन जो कि बिजनेस करना चाहता है, इनकम जनरेट करना चाहता है उस एक्टिविटी के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत फार्म सेक्टर भी इसमें इंक्लूड है, जिसको क्रेडिट इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया जा सकता है, जो कि एलिजिबल होगा 10 लाख से कम तक का क्रेडिट पाने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि अंडर द गाइडलाइन ऑफ द मुद्रा स्कीम, ये एक तरीके से इंश्योर करती है कि 60% इसके अंतर्गत जो फंड प्रोवाइड कराया जाए वह किशोर कैटेगरी यूनिट्स के अंतर्गत कराया जाए। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर।
इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको लॉन्च किया गया था 2015 में और जो लगभग 10 लाख से कम तक का लोन प्रोवाइड कराता है नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म और स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस को। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसमें जो इंडियन सिटीजन है जिसको जो बिजनेस प्लान है जो कि इनकम जनरेट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है और जिसके अंतर्गत फार्म सेक्टर शामिल नहीं है, यानी कि नॉन फार्म सेक्टर के अंतर्गत ही वह इसमें इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, तो उसके अंतर्गत उसको क्रेडिट दिया जा सकता है। उसको अगर ज़रूरत है 10 लाख से कम तक के क्रेडिट की तो इसके अंतर्गत उसको प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो ये इसमें नॉन फार्म एक्टिविटी के लिए ही है, तो इसके अंतर्गत ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि अंडर दिस गाइडलाइन जो मुद्रा स्कीम है उसके अंतर्गत ये इंश्योर करना होगा कि इसके लिए जो ओवरऑल जो फंड आ रहा है उसको 60% जो क्रेडिट फ्लो है वह किशोर कैटेगरी यूनिट्स के लिए होना चाहिए। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि उसका जो 60% जो क्रेडिट है वह शिशु कैटेगरी के लिए होना चाहिए, ना कि किशोर कैटेगरी के लिए। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा C1 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी ये स्कीम चर्चा में क्यों रही। एज पर द रिजल्ट जो कि लार्ज सैंपल सर्वे हुआ था, कंडक्ट कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, तो उसके अंतर्गत ऐसा देखा गया कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसने जनरेट किए हैं एक्स्ट्रा 1.12 करोड़ जो नेट एडिशनल जो एम्प्लॉयमेंट है 2015 से 2018 तक, तो इतने एम्प्लॉयमेंट इस स्कीम के द्वारा जनरेट हो पाए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी स्कीम के बारे में तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, जो कि लोन प्रोवाइड कराता है 10 लाख से कम तक का इन नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म और स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस को। इसके अलावा इसमें जो लोन है क्लासिफाइड किया जाता है मुद्रा के रूप में, जिसमें माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड के रूप में इसको जाना जाता है। और ये जो इसके अंतर्गत जो लोन है वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा ये जो सिटीजन है इसके अंतर्गत जो बिजनेस प्लान है और नॉन फार्म सेक्टर का होना चाहिए, यानी कि फार्म सेक्टर में आपको अगर इनकम जनरेटिव एक्टिविटी में शामिल होना है तो इसके अंतर्गत आप लोन नहीं ले सकते। इसके अलावा इसका जो क्रेडिट है उसमें आपको कम से कम आपको जो ज़रूरत होनी चाहिए 10 लाख से कम की इसके अंतर्गत ज़रूरत है, तो इसके थ्रू आप लोन ले सकते हैं। इसके अलावा जो बेनिफिशरीज हैं इसके अंतर्गत वो एलिजिबल हैं कि वे अप्रोच कर सकते हैं इसके जो बैंक हैं, माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस हैं या NBFCs हैं, तो इस लोन के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत वो लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो टाइप ऑफ लोन्स हैं तो इसको 3 टाइप में इसमें कन्वर्ट किया गया है। जैसे कि फर्स्ट है शिशु लोन जो कि अमाउंट होगा 50,000 तक का, तो उस तरीके के लोन को कहा जाएगा शिशु। सेकंड जो किशोर लोन है जो कि 50,000 से ये आपका 5 लाख तक का जो लोन होगा उसको किशोर, और तरुण इसमें जो 5 लाख से जो 10 लाख तक का लोन होगा उसको तरुण इसमें लोन कहा जाएगा। इसके अलावा इसमें जो गाइडलाइन दी गई है मुद्रा स्कीम के अंतर्गत कि ये इंश्योर करेगा कि लगभग 60%, जैसे इसका जो टोटल फंड आ रहा है तो उसमें से 60% जो क्रेडिट फ्लो हो वो शिशु कैटेगरी यूनिट्स के लिए हो, यानी कि इसमें जो स्मॉल यानी कि जो 50,000 तक का जो लोन है उसमें 60% जो लोन है वह 50,000 तक की लिमिट तक का दिया जाए। साथ ही साथ इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी सब्सिडी इसके अंतर्गत नहीं दी जाती गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीप फेक टेक्नोलॉजी से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो डीप फेक्स है एक सिंथेटिक मीडिया है जिसके अंतर्गत जो पर्सन होता है वह एग्जिस्टिंग जो इमेज होती है या जो वीडियो होती है उसको रिप्लेस कर सकता है किसी अनदर वीडियो या इमेज से। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो डीप फेक्स है एक यूज करता है टेक्निक जैसे कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिसके द्वारा ये मैनिपुलेट कर सकता है और जनरेट कर सकता है एक विजुअल एंड ऑडियो कंटेंट को। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो टर्म ऑफ डीप फेक है ये ओरिजिनेट हुई थी 2017 में, जब कोई एक एनोनिमस जो एक रेडिट यूजर था उसने खुद को डीप फेक के रूप में संदर्भित किया था। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर।
इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो डीप फेक है एक सिंथेटिक मीडिया है जो कि एक पर्सन के जो एग्जिस्टिंग जो इमेज होती है, वीडियो होती है, उसको रिप्लेस कर सकता है किसी और वीडियो या इमेज से। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो डीप फेक है ये यूज करता है टेक्निक जैसे कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसके द्वारा ये मैनिपुलेट कर सकता है, जनरेट कर सकता है फेक विजुअल एंड ऑडियो कंटेंट को। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये जो टर्म है डीप फेक ये ओरिजिनेट हुई थी 2015 में, जब एक कोई एनोनिमस कोई रेडिट यूजर था, उसने खुद को डीप फेक के रूप में कहा था। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑल। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रही। अभी जो वॉइस डीप फेक देखा गया जो कि यूजर थे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जिसका नाम है 4chan, तो उन्होंने एक तरीके से स्पीच सिंथेसाइज किया, वॉइस की क्लोनिंग तैयार की और एक तरीके से जो वॉइस डीप फेक तैयार किए कुछ सेलिब्रिटीज़ के। इसके अंतर्गत जो वॉइस डीफेक की अगर हम बात करें तो ये वॉइस डीफेक के अंतर्गत ये क्लोजली मिमिक कर देता है जो पर्सन्स है, जिसकी जो ओरिजिनल वॉइस है तो उसको ये मिमिक कर सकता है। साथ ही साथ ये जो वॉइस होती है एक्यूरेटली ये रेप्लिकेट कर सकती है, उसकी क्या टोन है, उसका क्या एक्सेंट है, साथ ही साथ उसके कैडेंस और अदर जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस व्यक्ति की आवाज़ के अंतर्गत, तो उस टारगेट पर्सन की आवाज़ को वह पूरी तरीके से मिमिक कर सकती है। इसके अंतर्गत जो जनरेट करने के लिए पीपल यूज कर सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो रोबस्ट कंप्यूटर पावर इसके अंतर्गत होनी चाहिए। साथ ही साथ जनरेट इस तरीके की वॉइस के क्लोन को और जो सिंथेसिस वॉइस को इसके अंतर्गत क्रिएट किया जा सकता है। ये क्रिएट करते हैं जो डीप फेक है इसके लिए ज़रूरत होती है हाई एंड कंप्यूटर्स की और पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड की, साथ ही साथ जो लिवरेजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग जो पावर होती है उसकी इसके अंतर्गत रिक्वायरमेंट होती है। इस टेक्नोलॉजी का जो यूज किया जा रहा है इसमें जो अटैकर्स होते हैं इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और ये एक तरीके से फ्रॉड करते हैं और उनकी आइडेंटिटी को चुराने का प्रयास करते हैं जो कि वेरियस इलीगल एक्टिविटी के अंतर्गत वह शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इसको डिटेक्ट करना जो वॉइस डीप फेक होते हैं इसके लिए हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की आवश्यकता होती है जिससे हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के टूल्स के अंतर्गत अभी इस तरीके का कोई टूल इस तरीके से नहीं है जो कि ऑडियो डीप फेक को इसमें आइडेंटिफाई कर सके। अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये जो वॉइस डीप फेक क्या होता है, इस तरीके से इसमें होता है कि कोई भी जैसे ओरिजिनल व्यक्ति का जो वीडियो है जिसको हमें उसमें वॉइस को सिंथेसाइज करना है तो उसका जो ओरिजिनल वीडियो लेंगे और उस पर लगभग 3 सेकंड की क्लिप इसके अंतर्गत अपलोड करनी होगी। फिर इसके द्वारा उसमें कोई भी टेक्स्ट इसमें इनपुट दिया जाएगा और उस टेक्स्ट को उस वॉइस के थ्रू कहलवाया जा सकता है। यानी कि इसमें जो भी आप टेक्स्ट में लिखेंगे वह उस वॉइस में बोलेगा और इसमें सामने वाले के लिए पहचानना इसमें नामुमकिन होता है कि वह उस जो बात बोली जा रही है वह उस व्यक्ति के द्वारा नहीं बोली जा रही है। तो इस तरीके से जो 4chan जो एक सोशल नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म है तो उसके माध्यम से कई सारे सेलिब्रिटीज़ का जैसे कि इमा वॉटसन आदि का उन्होंने कई सारे इस तरीके से वॉइस के माध्यम से कई एब्यूसिव और जो आपके जेंडर सेंसिटिव जो इश्यूज थे उनको उन्होंने उनकी वॉइस के माध्यम से इस सोशल नेटवर्क मीडिया के अंतर्गत उन्होंने बोला। तो इस कारण से इन जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके द्वारा इसमें कंसर्न जताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें डीप फेक के बारे में तो डीप फेक है एक सिंथेसाइज मीडिया होता है जिसके अंतर्गत जो पर्सन होता है एग्जिस्टिंग जो इमेज या वीडियो होता है उसको रिप्लेस कर सकता है किसी अनादर से। साथ ही साथ जैसे कि अगर हम बात करें जैसे डोनाल्ड ट्रंप का इसमें फेस लगा हुआ है और वो कुछ बात बोल रहा है तो इस फेस के अंतर्गत हम कोई दूसरा फेस जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का फोटो इसके अंतर्गत लगा सकते हैं। तो ऐसा लगेगा कि ये जो बात डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है तो वह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोली जा रही है। तो इस तरीके से ये डीप फेक काम करता है। साथ ही साथ जो डीप फेक है एक टेक्निक है और जो कि यूज करती है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये मैनिपुलेट कर सकता है कोई भी विजुअल और ऑडियो कंटेंट को। तो इसके अंतर्गत ये जो वॉइस डीप फेक के कारण ये अभी चर्चा में रहा तो ये हमने डिस्कस किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सेटअप की गई थी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 89 के द्वारा एक्ट 2003 में।
सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है इसको सेटअप किया गया है अंडर द आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत ऑन द बाइफर्केशन ऑफ द जो पहले जो एक नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स था, तो उसको इससे अलग करके इसको नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाया गया। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो टर्म है ऑल द जो मेंबर्स इसके अंतर्गत जो होते हैं कमीशन के अंतर्गत, उनका जो टर्म होता है वह जो 5 ईयर का होता है, जो भी जब भी वह चार्ज लेते हैं उससे 5 साल तक का इनका टेन्योर होता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है इसको सेटअप किया गया है अंडर द आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत, तो इसको आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत नहीं बल्कि 338 ए के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। और जो इसमें जो पहले जो एक कमीशन था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, तो उसको बाइफर्केट करके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अलग अलग कर दिया गया, तो इसके माध्यम से ये अस्तित्व में आया था, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट में हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसमें जो टर्म होती है मेंबर ऑफ द कमीशन की वह इसमें 5 ईयर की होती है, तो ये 5 ईयर का इनका टेन्योर नहीं बल्कि 3 ईयर का इसके अंतर्गत टेन्योर होता है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वह रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा C1 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है। एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब करेंटली जो फंक्शन कर रहा है विथ लेस देन द 50% ऑफ की जो सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है उसकी 50% पर ही वह अभी काम कर रहा है। इसके अलावा जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सेटअप किया गया था 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से। इसके अलावा जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है ये सेटअप किया गया था आर्टिकल 338 के ए के अंतर्गत, जो पहले जो आर्टिकल था जो कि अर्स्टवाइल जो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब था तो वह 338 के अंतर्गत शामिल था, तो 338 के अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को रखा गया और 338 ए को अलग कर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया। इसके अलावा इनके टेन्योर की अगर हम बात करें तो इनका जो मेंबर का जो टेन्योर होता है कमीशन का वह ये होता है 3 साल तक का, जब भी वे अपना चार्ज लेंगे तो उससे 3 साल तक वे अपने पद को निर्वाह करेंगे। इसके अलावा अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, साथ ही साथ एक वाइस चेयरपर्सन होता है, साथ ही साथ 3 अदर मेंबर्स भी इसके अंतर्गत होते हैं और इस 3 अदर मेंबर्स के अंतर्गत एक आपकी वुमेन होनी चाहिए, साथ ही साथ इन वाइस चेयरपर्सन और ये जो 3 अदर मेंबर हैं इनमें से जो 2 मेंबर होने चाहिए वह उसमें एसटी कम्युनिटी से होने चाहिए। तो इसमें एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, 3 अदर मेंबर होंगे और 3 अदर मेंबर्स में से एक वुमेन होनी चाहिए और वाइस चेयरपर्सन प्लस जो 3 अदर मेंबर हैं उनमें से 2 जो मेंबर हैं वह एसटी कम्युनिटी के होने चाहिए। इसके अलावा इनका जो टेन्योर है वह 3 साल का होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की तो जो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, जो भी मैटर हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित उनसे संबंधित कोई भी प्रोविजंस है तो उनको वह एक तरीके से मॉनिटर कर सकता है, साथ ही साथ इंक्वायर कर सकता है कोई भी स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तरफ से आई हो। इसके अलावा एडवाइस कर सकता है जो प्लानिंग प्रोसेसेस हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट्स हमारे देश में लगातार चल रहा है तो उसकी प्लानिंग प्रोसेस के अंतर्गत वह उनको सजेस्ट कर सकता है। साथ ही साथ जो प्रेजेंटिंग जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है कि इनके संबंध में क्या क्या इन्होंने प्रयास किए तो उसके संबंध में उनको जो रिपोर्ट देनी होती है वह प्रेसिडेंट को देनी होती है और जो अदर रिपोर्ट है जो भी सबमिट की जाती है प्रेसिडेंट के पास अगर ज़रूरत होती है तो। साथ ही साथ रिपोर्ट इसके अंतर्गत जो मेजर हैं क्या कौन कौन से उसने सेंट्रल लेवल पर या जो स्टेट लेवल पर कौन कौन से मेजर्स लिए, साथ ही साथ उनके संबंध में प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट और वेलफेयर ऑफ द एसटी से संबंधित उसको रिपोर्टिंग उनकी करनी होती है। इसके अलावा इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करें तो आर्टिकल जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो बात की जाती है वह जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो टर्म है वह आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 है उसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगी वह कम्युनिटी होंगी जो कि शेड्यूल
इसके अंतर्गत जो कि आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा, उन्हीं को ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाएगा। तो 366 सब क्लॉज 25 है, उसमें क्या कहा गया है कि जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब कही जाएंगी वह आर्टिकल 342 के आधार पर कही जाएंगी। और फिर आर्टिकल 342 में क्या कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंतर्गत डिस्क्राइब करता है कि जो एसटी होंगे, जो ट्राइबल कम्युनिटी होंगे या ग्रुप होंगे, उनको डिक्लेयर किया जाएगा किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो उन्हें इसके अंतर्गत क्या कहा जाएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इसके अंतर्गत कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं दिया गया, बल्कि इसमें यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट उनको जो नोटिफाई करेगा तो उनको ही शेड्यूल्ड ट्राइब इसके अंतर्गत कहा जाएगा। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह प्रोटेक्ट करती है ट्राइबल पॉपुलेशंस और उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराती है उन कम्युनिटीज को कि वह उस पे संबंध में लॉ बना सके, लैंड से संबंधित, पब्लिक हेल्थ से संबंधित और एग्रीकल्चर से संबंधित। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि एट प्रेजेंट जो अभी 10 ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल स्थित हैं, जो कि ट्राइबल एरिया है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसमें जो प्रेसिडेंट है वह एम्पावर्ड है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति है कि वह डिटरमाइन कर सके एरिया को कि वह एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में, कि वह ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट उसके अंतर्गत होगा और एक ऑटोनॉमस रीजन जो डिफाइन करेगा वह कौन करेगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल पॉपुलेशंस को और उन कम्युनिटीज को ये ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराता है कि वह लॉ बना सके किन मैटर्स पर, लैंड के मैटर पर, पब्लिक हेल्थ के मैटर पर, साथ ही साथ एग्रीकल्चर के मैटर पर। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि एट प्रेजेंट लगभग 10 ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं इन ट्राइबल एरियाज में, जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि वह इसके संबंध में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत ऑटोनॉमस रीजन के रूप में डिफाइन कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है। तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं, बल्कि ये जो पावर है वह वहाँ के जो भी स्टेट का जो गवर्नर होगा उसके पास में ये पावर है। तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा A1 एंड 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। अभी जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जो लद्दाख के जो सोनम वांगचुक जिनका नाम है, जिनका कैरेक्टर हमें 3 इडियट मूवी में जो वांगचुक का जो कैरेक्टर हमें देखने को मिला था, तो उन पे एक डिमांड कर रहे हैं कि जो लद्दाख है उसको 6 शेड्यूल के अंतर्गत, उसको यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत उसको स्टेटस दिया जाए। अगर हम बात करें 6 शेड्यूल के अंतर्गत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये प्रोटेक्ट करता है वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशंस को और प्रोवाइड कराता है उनकी ऑटोनॉमी को उनकी कम्युनिटी के लिए। साथ ही साथ वह उससे संबंध कुछ लॉ से संबंधित उनको ऑटोनॉमी दी जाती है जो कि मैटर होते हैं लैंड, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर से संबंधित। साथ ही साथ ये एक तरीके से कुछ लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल एंड फाइनेंशियल पावर्स भी उस कम्युनिटी को देता है। अगर हम बात करें ये जो प्रोविजन है रिलेटेड है 6 शेड्यूल से और जो प्रोवाइड कराया जाता है अंडर द आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 एंड 275 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो अभी 10 ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल स्थित हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं इन द ट्राइबल एरिया आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अंतर्गत। यानी कि 4 स्टेट के अंतर्गत ही अभी इस तरीके का स्टेटस दिया गया है 6 शेड्यूल के अंतर्गत। अगर हम बात करें इन 10 जो ऑटोनॉमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं उसके बारे में, तो इसमें जो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल है आसाम के अंतर्गत वह है आपकी नॉर्थ चाचर हिल डिस्ट्रिक्ट जो कि डीमा होलोंग के अंतर्गत, सेकंड है कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत और एक है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। तो इसके अंतर्गत आपके 3 हो जाते हैं आसाम के अंतर्गत। इसके अलावा मेघालय में ये आपकी गारो, खासी, जैंतिया ये 3 आती हैं। इसके अलावा त्रिपुरा के अंतर्गत एक है, एक त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा मिजोरम के अंतर्गत चकमा, मारा और जो लाइट डिस्ट्रिक्ट हैं उनको अलग एक ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल के रूप में स्थापित इसके अंतर्गत किया गया है। तो ये इस तरीके से पूरे देश में अभी 10 ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल हैं जो कि किन स्टेट में हैं, आसाम के अंतर्गत है, मेघालय के अंतर्गत है, त्रिपुरा है और मिजोरम के अंतर्गत इनको स्थापित किया गया है।
इसके अलावा अगर हम बात करें जो इनकी क्रिएशंस की जो पावर है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल्स के इनकी क्रिएशंस की जो पावर है वह गवर्नर को दी गई है उस स्टेट की, कि वह एम्पावर है कि वह डिटरमाइन कर सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंतर्गत किसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनोमस रीजन के रूप में डिटरमाइन करना है। इसके अलावा जो गवर्नर है उसके पास ये पावर है कि वे क्रिएट कर सकता है एक नया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या रीजन को, और साथ ही साथ जो अभी टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शंस है उसको अल्टर कर सकता है, और जो एनी कोई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है या ऑटोनोमस रीजन है उसको भी उसमें कुछ भी चेंज वह कर सकता है। इसके अलावा इसके अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो जो ईच ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उसके अंतर्गत तो ये कंसिस्ट करता है कितने मेंबर होने चाहिए, 30 से ज़्यादा इसमें मेंबर नहीं हो सकते। और इसके अंतर्गत जो 30 मेंबर होते हैं ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के अंतर्गत, तो इसमें जो 30 मेंबर उसमें से जो 26 जो मेंबर हैं वह इसके अंतर्गत इलेक्ट किए जाते हैं, और जो 4 इसके अंतर्गत जो मेंबर होते हैं वह इसमें गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये जो 26 जो मेंबर हैं वह एडल्ट फ्रेंचाइज से यानी कि वयस्क मताधिकार से उनको सिलेक्ट किया जाता है, और जो 4 अदर जो मेंबर हैं वह गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वह अपना जो ऑफिस को होल्ड करते हैं वह कितने साल तक करते हैं, 5 ईयर तक इनका टेन्योर होता है। और ये जो आपके जो 4 जो नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं वह किसके प्लेजर पर, ये प्लेजर पर काम करते हैं गवर्नर के। तो इनके जो 4 जो मेंबर होते हैं वह गवर्नर के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। तो इस तरीके से ऑटोनोमस जो डेवलपमेंट काउंसिल है उसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके पास जो पावर्स की, तो ये एक लॉ बना सकते हैं जो भी मैटर हैं, जैसे कि लैंड से संबंधित, फॉरेस्ट या कैनाल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या विलेज एडमिनिस्ट्रेशन या इनहेरिटेंस से संबंधित कोई मुद्दा है, या मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम से संबंधित मुद्दों पर ये कानून बना सकते हैं। और इन जो लॉ बनाते हैं उसके लिए गवर्नर की एसेंट्स की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये जो विलेज काउंसिल्स भी तैयार कर सकते हैं जिसके अंतर्गत ट्रायल्स चल सकता है, सूट्स चला सकते हैं किसी भी केसेस का, जो कि ट्राइब्स के बीच में अगर कोई केसेस हो जाते हैं या कोई सूट्स हो जाते हैं तो उनको इसके अंतर्गत चलाया जा सकता है। और जो जुरिस्डिक्शंस है हाई कोर्ट का, इनके सूट्स के ऊपर जो भी इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा वह इसमें स्पेसिफाइड किया जाएगा कि इस हाई कोर्ट का इस पर जुरिस्डिक्शन होगा वह किसके द्वारा किया जाएगा, वह गवर्नर के द्वारा इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है ये सेटअप किया जा सकता है कि वह जो मैनेज करेगी प्राइमरी स्कूल्स को इस एरिया में, साथ ही साथ इसमें जो डिस्पेंसरीज होंगी, मार्केट होगी, फेरीज होंगी या फिशरीज, रोड या अदर जो डिस्ट्रिक्ट के जो मैटर हैं उसको इसके अंतर्गत ये मैनेज किया जा सकता है इन ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। साथ ही साथ ये एसेस करते हैं, कलेक्ट करते हैं लैंड रेवेन्यूज को, और कुछ स्पेसिफाइड टैक्स भी लगाने की इनको अनुमति होती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विलेज डिफेंस गार्ड से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि 2020 में जो पॉलिसी ऑफ विलेज डिफेंस कमेटी थी उसको रिवैम्प करके विलेज डिफेंस ग्रुप के रूप में स्थापित किया गया, और साथ ही साथ इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो मेंबर हैं विलेज डिफेंस गार्ड के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो एक तरीके से चेंज किया गया, जो कि स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो कि पहला स्ट्रक्चर था उसमें, जैसे कि जो विलेज डेवलपमेंट जो काउंसिल्स थी पहले उसके अंतर्गत केवल स्पेशल पब्लिक जो ऑफिसर होता था यानी कि जो एसपीओ होता था उसको ही पेमेंट दी जाती थी। लेकिन जो बीडीसी है, जो कि पहले जो बीडीसी थी उसके अंतर्गत जो पेमेंट दी जाती थी वह सभी को जो भी ग्रुप के मेंबर होते थे उनको पेमेंट इसके अंतर्गत दी जाती थी। लेकिन अभी वो जो विलेज डिफेंस जो गार्ड हैं उनको जो एसपीओ होते हैं उनको ही इसके अंतर्गत पेड रखा जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि 2020 में जो पॉलिसी ऑफ विलेज डिफेंस कमेटी थी यानी कि बीडीसी थी उसको रिवैम्प करके एक विलेज डिफेंस ग्रुप तैयार किया गया और इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके जो सारे मेंबर थे विलेज डिफेंस कमेटी के वह विलेज डिफेंस गार्ड के अंतर्गत शामिल कर लिए गए। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि जो विलेज डिफेंस कमेटी जो पहले थी उसी को चेंज करके विलेज डिफेंस गार्ड के रूप में स्थापित कर दिया, और इसके अंतर्गत कुछ स्ट्रक्चर चेंज भी किए गए। ये सेकंड स्टेटमेंट इस बात में कह रहा है कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर चेंज भी किए गए, और इसमें जो बीडीसी होती थी पहले उसके अंतर्गत केवल इसमें एसपीओ को इसमें पेड रखा जाता था, जबकि जो बीडीसी के अंतर्गत
जो पहले बीडीसी थी उसमें केवल एसपीओ को ही पेमेंट दिया जाता था। अदर जो विलेज डेवलपमेंट जो गार्ड थे उनको इसके अंतर्गत पेमेंट नहीं दिया जाता था, लेकिन जो बीडीसी के अंतर्गत ये पेमेंट दिया जाने लगा। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा सी बोथ 1 एंड 2। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो एक तरीके से जो टू टेररिस्ट एक्टिविटी हुई जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत, तो इसमें जो विलेज डिफेंस जो कमेटी थी वह अभी इसने रोल प्ले किया, तो इसके कारण से ये अभी चर्चा में रही। जो विलेज डिफेंस जो कमेटी थी उसको स्थापित किया गया था फर्स्ट टाइम 1995 में, जो कि एक तरीके से ऑफर करती है सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को उस विलेज के साथ ही साथ जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी या कोई भी थ्रेट उनके पास होता है तो उससे लड़ने में उनकी सहायता वह करती है। ये जो आइडिया था सेटअप किया गया था विलेज डेवलपमेंट काउंसिल का। ये जो एक्स सर्विसमैन जो पर्सनल थे 1965 और 1970 वॉर के जो पर्सनल थे उनके द्वारा ये आइडिया बताया गया था। इसके अलावा एक की रीज़न ये था कि एक जो विलेज डेवलपमेंट काउंसिल्स को स्थापित करने का इन 90s में, जिससे कि जो इनसिक्योरिटी है वहाँ के जो माइनॉरिटी हिंदूज में जम्मू एंड कश्मीर के, तो उनको इसके अंतर्गत प्रोटेक्शन दिया जा सके। साथ ही साथ जो फोर्स डिप्लेसमेंट होता है उनका जो 1990s में आपको याद होगा जो वहाँ के कश्मीरी पंडित थे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया था, तो उसके बाद ये ज़रूरत महसूस होने लगी कि जो वहाँ पर माइनॉरिटी हिंदू हैं तो उनके लिए प्रोटेक्शन यहाँ पर जनरेट किया जाए, तो विलेज डेवलपमेंट काउंसिल्स के माध्यम पे वहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल जो इसका स्ट्रक्चर था कि हर जो बीडीसी था यानी कि विलेज डेवलपमेंट कमेटी थी उसके अंतर्गत ये एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर होता था यानी कि एसपीओ होता था, और इसका जो चार्ज होता था लगभग 10 या 15 अदर वॉलंटियर्स मेंबर्स भी इसके साथ में होते थे। मोस्टली ये जो अदर जो वॉलंटियर्स होते थे वे आपके एक्स पर्सनल इसके अंतर्गत होते थे। इसके अलावा उनको .303 राइफल्स दी गई हैं और कुछ अम्यूनिशंस भी दिए गए हैं, और जो एसपीओ होता था वह उसको चार्ज दिया जाता था बीडीसी के अंतर्गत, वह पेड होता था, जबकि जो अदर जो वॉलंटियर्स होते थे वह अनपेड होते थे। इसके अलावा इसके बाद जो विलेज डिफेंस गार्ड आया यानी कि 2020 में जो पुलिस ने जो आपकी जो पॉलिसी थी आपकी विलेज डिफेंस कमेटी की, तो उसको रिवैम्प करके विलेज डिफेंस ग्रुप के रूप में इसको स्थापित किया गया, और जो विलेज डिफेंस कमेटी के जो मेंबर थे वह विलेज डिफेंस गार्ड के रूप में इनको स्थापित कर दिया गया। इसमें एक तरीके से लगभग इसका नाम ही चेंज नहीं किया गया, लगभग इसमें कुछ स्ट्रक्चर में भी चेंज किए गए। जैसे कि जो बीडीसी होता था उसमें जैसे कि हमने बात की कि एसपीओ को ही उसमें पेमेंट दी जाती थी, लेकिन जो अदर जो वॉलंटियर्स हैं उनको इसके अंतर्गत पेमेंट नहीं दी जाती थी। तो जो बीडीजी जो बनाया गया विलेज डिफेंस गार्ड तैयार किए गए तो उसके अंतर्गत उनको भी इसके अंतर्गत पेमेंट दी जाने लगी। इसके अलावा जो विलेज डिफेंस जो गार्ड है ये फंक्शन करता है अंडर द जो सुपरविजन है डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी है या जो एसएसपी है उसके सुपरविजन में। और रिसेंट जो राजौरी जो किलिंग हुई वह फर्दर मोस्ट जो बीडीजी के अंतर्गत ये देखा गया कि इनको सेल्फ लोडिंग जो राइफल्स हैं और जो .303 इनको जो राइफल्स दी गई थी उनको ज़रूरत है कि इनको सेल्फ लोडिंग जो राइफल्स दी जाएं, साथ ही साथ इनको ट्रेन किया जाए सीआरपीएफ के द्वारा। और इनको टास्क दिया गया है कि सीआरपीएफ के द्वारा इनको ट्रेन किया जाएगा कि वे ऑटोमेटिक जो वेपन्स हैं उसको चलाना सीख सके। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया विलेज डिफेंस गार्ड से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गरिमा गृह से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गरिमा गृह को एक शेल्टर फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल्स के लिए 25 नवंबर 2020 को बड़ोदरा गुजरात के अंतर्गत। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है जो को गरिमा गृह जो शेल्टर होम है वह ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए ये सेटअप किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि यूनियन मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था गरिमा गृह को शेल्टर फॉर द ट्रांसजेंडर्स पीपल्स के लिए 25 नवंबर 2020 को बड़ोदरा गुजरात के अंतर्गत, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो सेटअप किया गया है वह अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत किया गया है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 एंड 2। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो गरिमा गृह है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा सेटअप किए जा रहे हैं 12 गरिमा गृह शेल्टर्स को, किसके लिए? ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए, और पायलट बेसिस पे ये अभी 9 स्टेट के अंतर्गत ही इनको स्थापित किया जा रहा है।
अगर हम बात करें यूनियन जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गरिमा गृह को, जो कि शेल्टर हैं फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल के लिए 25 नवंबर 2020 को वडोदरा गुजरात के अंतर्गत। इसके अलावा इनका ऑब्जेक्टिव है कि इनको शेल्टर प्रोवाइड कराया जाए, ट्रांसजेंडर पर्सन्स को शेल्टर दिया जाए, फूड दिया जाए, मेडिकल केयर एंड अदर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कराई जाए। साथ ही साथ उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराया जाए कि उनकी स्किल को डेवलप किया जा सके। साथ ही साथ जो कम्युनिटी के अंतर्गत जो इनकी डिग्निटी और रेस्पेक्ट के साथ इनको जीने का हक मिल सके। साथ ही साथ इनको हेल्प किया जाएगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कि वे डेवलप कर सके अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, कि जिससे भी लोगों के सामने पर जब जाएं तो वे अपने प्राइड के साथ अपने को खड़ा कर सके। साथ ही साथ इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 25 ट्रांसजेंडर पीपल्स को इनमें एक साथ एक शेल्टर के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इसको आप मेंस के अंतर्गत भी यूज कर सकते हैं गरिमा गृह को। इसके अलावा ये हमने बात की गरिमा गृह के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पेशल सिचुएशन फंड से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो स्पेशल सिचुएशन फंड है एक सब कैटेगरी है, कैटेगरी 1 ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत, और ये एक जो इसके अंतर्गत जो फंड रेज किया जाता है वह सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स यानी कि जो परिष्कृत आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी डीप पॉकेट से इसके फंड को रेज किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो SSF है इन्वेस्ट कर सकता है इन अ स्पेशल सिचुएशंस में केवल, और इसके अंतर्गत ये एक तरीके से जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत 2016 के अंतर्गत जो रिजोल्यूशन जो प्रोसेस होती है उस एप्लीकेशन के अंतर्गत भी वे एक तरीके से एक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये रिलीज करता है कैपिटल जो लॉक्ड हो चुकी है बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत वह क्रेडिट सप्लाई को भी इंप्रूव करता है इन द इकोनॉमी। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो स्पेशल सिचुएशन जो फंड है वे एक सब कैटेगरी 1 ऑफ द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत है, जो कि ये जो अपना फंड रेज करता है वह सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स यानी कि परिष्कृत निवेशकों की डीप पॉकेट से करता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये केवल उन्हीं सिचुएशंस में कुछ स्पेशल सिचुएशंस के अंतर्गत ही इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे कि इंसॉल्वेंसी के अंतर्गत जो भी रिजोल्यूशन प्रोसेस होती है तो उसके अंतर्गत ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये रिलीज कर सकता है जो कैपिटल लॉक्ड है बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत, साथ ही साथ ये इंप्रूव कर सकती है क्रेडिट सप्लाई इन द इकोनॉमी को। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो नंबर ऑफ ग्लोबल स्पेशल सिचुएशन जो फंड हैं वे लार्ज अमाउंट में जो फॉरेन करेंसी जो बॉन्ड के अंतर्गत जो कि आपके अडानी ग्रुप के अंतर्गत हैं, हिडनबर्ग जो रिपोर्ट आई है उसके बाद से जो अडानी ग्रुप के जो शेयर लगातार गिरे हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल सिचुएशन फंड के अंतर्गत जो फॉरेन करेंसी जो बॉन्ड्स हैं वे इसके अंतर्गत लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें स्पेशल सिचुएशन फंड्स के बारे में, तो ये सब कैटेगरी 1 ऑफ द अल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं उसके अंतर्गत ये आता है, और ये जो अपना जो फंड रेज करते हैं एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स यानी कि परिष्कृत निवेशकों की डीप पॉकेट्स के माध्यम से करते हैं। ये केवल स्पेशल सिचुएशंस में ही ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत जो रिजोल्यूशन प्रोसेस होती है तो उसके अंतर्गत भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये किन परिस्थितियों में ये इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अगर हम उनके बारे में बात करें तो अगर इससे ही संबंधित कोई एसोसिएट्स हैं उनके तो उसके अंतर्गत ये इन्वेस्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये यूनिट्स हैं कोई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत जो भी इस कैटेगरी के अंतर्गत जो AIF के अंतर्गत जो दी गई हैं उसके अदर कोई अगर इसमें यूनिट के अंतर्गत वह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा यूनिट ऑफ जो स्पेशल जो फंड है तो उसको मैनेज और स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है इसी के मैनेजर्स के द्वारा, तो वह उन्हीं के जो मैनेजर्स हैं उसी के द्वारा उसको स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है या मैनेज किया जा रहा है। तो इस तरीके के फंड के अंतर्गत भी जो स्पेशल जो सिचुएशन फंड है वह इसके अंतर्गत इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके सिग्निफिकेंस की, तो जो स्पेशल सिचुएशन जो फंड होते हैं ये जो बैड लॉन्स होते हैं कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिस तरीके से जो बैड लॉन्स को खरीदती है तो इस तरीके से ही जो बैड लॉन है वह इसको एक तरीके से खरीद सकते हैं। इसके अलावा ये जो कैपिटल लॉक्ड हो चुकी है बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत जो NPA बन चुकी है तो उसको एक तरीके से इकोनॉमी के अंतर्गत क्रेडिट सप्लाई को उसमें इंक्रीज कर सकते हैं।
और अगर हम स्पेशल सिचुएशन की बात करें तो जो स्पेशल सिचुएशन है, ऐसा कोई भी अनयूजुअल इवेंट्स इसके अंतर्गत हो सकता है जो कि मोटिवेट करे इन्वेस्टर्स को कि वे उसके स्टॉक्स को बाय करें। साथ ही साथ जो अदर एसेट्स हैं जिसके अंतर्गत कि ऐसा माना जाए उसको इस तरीके से मार्केट में बनाया जाए कि उसकी प्राइस आगे बढ़ने वाली है, जिससे कि जो स्टॉकर्स हैं उसके अंतर्गत स्टॉक करना शुरू करें। और इसके अंतर्गत ये अटेम्प्ट करता है कि जो प्रॉफिट होगा पोटेंशियल राइज होगा आगे जब स्पेशल सिचुएशंस इसके अंतर्गत, तो ये वैल्यूशन इसका बढ़ेगा तो आगे उन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इसके अंतर्गत प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा जो स्पेशल सिचुएशंस है इसमें इंक्लूड हो सकती है स्पिन ऑफ या टेंडर ऑफर, मर्जर, एक्विजिशन या बैंकरप्सी जिसकी हमने बात की आईबीसी कोड के अंतर्गत, लिटिगेशन की स्थिति हो सकती है या कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिसलोकेशंस है वह हो रहा है या शेयर होल्डर एक्टिविज्म हो रहा है या स्टॉक बायबैक हो रहे हैं। तो इस तरीके की स्पेशल सिचुएशंस के अंतर्गत ये इन्वेस्टर्स इसके अंतर्गत इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है स्पेशल सिचुएशन फंड्स के बारे में। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।